राजनीति में आंकड़े सच बताते हैं, लेकिन पूरी कहानी नहीं। मैं एक चुनाव विश्लेषक हूं और मेरा काम उन कहानियों को खोजना है जो वोटों के पीछे छिपी होती हैं। हर वोट एक उम्मीद है, एक शिकायत, एक सपना। आज हम उत्तर प्रदेश के मझवा विधानसभा क्षेत्र की कहानी में गहराई से उतरेंगे। यह सिर्फ एक हार जीत का विश्लेषण नहीं है, ये एक राजनीतिक वापसी का एक ब्लूप्रिंट तैयार करने की कोशिश है। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम क्या क्या समझेंगे। हम जमीन की नब्ज से शुरू करेंगे, फिर आंकड़ों की जुबान को समझेंगे, नतीजों के विश्लेषण के बाद हम एक रणनीतिक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, जीत की राह तलाशेंगे और आखिर में मजवान से मिले सबक पर गौर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए मजवान की जमीनी हकीकत को समझते हैं। उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र अपनी कृषि प्रधान जड़ों और गंगा नदी के साथ अपने गहरे रिश्ते के लिए जाना जाता है। यहाँ की हवा में, मिट्टी में, लोगों की बातों में आपको खेती और पानी का जिक्र जरूर मिलेगा। यही यहाँ की जिंदगी है और यही यहाँ की राजनीति भी। इस नक्शे को देखिए। मझवाओं में राजनीति दो अलग अलग ध्रुवों के बीच चलती है। एक तरफ है लोगों की रोज की जरूरतें, पानी और रोजगार का संघर्ष, और दूसरी तरफ है पहचान की राजनीति, जहां जाति का समीकरण सदियों से सामाजिक ताने बाने को बुनता आया है। मझवाओं का वोटर इन्हीं दो ताकतों के बीच खड़ा है और यहीं से राजनीति की असली पहेली शुरू होती है। मझवा में एक आम वोटर की ये बात, पानी या सड़क से ज्यादा जाति चलेगी, इस क्षेत्र की पूरी चुनावी कहानी को सिर्फ एक लाइन में बयां कर देती है। ये एक वाक्य विकास की जरूरतों और पहचान की राजनीति के बीच के उस टकराव को सामने लाता है जो यहाँ के चुनावी मैदान को परिभाषित करता है। देखिए, लोगों को पानी चाहिए, सड़कें चाहिए, लेकिन जब वोट देने का दिन आता है तो अक्सर पहचान का पड़रा भारी पड़ जाता है। तो चलिए अब जमीन की हकीकत से उठकर आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। 2022 के चुनाव की नंबर हमें बताएंगे कि चुनौती असल में कितनी बड़ी है और भविष्य के लिए इसमें क्या संकेत छिपे हैं। अच्छा, तो ये आंकड़े क्या कहते हैं? 2022 में कुल मतदाता लगभग 4 लाख थे और मतदान 62% के आसपास हुआ। अब जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है वोटों का अंतर। बीजेपी और निषाद पार्टी के गठबंधन को 42% से ज्यादा वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी लगभग 28% पर ही रह गई। जीत का अंतर 33,000 से ज्यादा वोटों का था, यानी लगभग 14%। ये एक बहुत बड़ा अंतर है, ये कोई मामूली जीत नहीं थी। तो ये आंकड़े हमें 3 साफ इशारे देते हैं। पहला, एक मजबूत चुनावी गणित। सत्ताधारी पक्ष ने एक ऐसा सामाजिक गठबंधन बनाया है जिसकी जड़ें काफी गहरी हैं। दूसरा, एक उपजाऊ जमीन, मतलब स्थानीय स्तर पर पानी और रोजगार जैसी गंभीर शिकायतें हैं जो विपक्ष के लिए एक मौका बनाती हैं। और तीसरा, एक कमजोर जुड़ाव। विपक्ष की कहानी, उसका नैरेटिव वोटरों के साथ ठीक से जुड़ नहीं पाया। और इस गणित को समझने के लिए यहाँ के सामाजिक ताने बाने को देखना जरूरी है। मझवा में बिंद यानी निषाद, ब्राह्मण और दलित हर समुदाय के लगभग 60,000 वोटर हैं और इनके अलावा 2 लाख से ज्यादा अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता हैं। जीतने वाले गठबंधन ने इसी गणित को साधा। उन्होंने अलग अलग समुदायों को सफलतापूर्वक एक साथ जोड़ा, एक ऐसा इंद्रधनुषी गठबंधन बनाया जिसे तोड़ना विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब हम इस तरह के सामाजिक समीकरणों का विश्लेषण करते हैं तो एक बात हमें याद रखनी चाहिए। एक लोकतंत्र में तथ्यों और जमीनी हकीकत पर आधारित बहस एक संवैधानिक मूल्य है। जब हम गरिमा और जिम्मेदारी से अपनी बात रखते हैं तो हम सत्ता को जवाबदेह बनाते हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक नागरिक कर्तव्य भी है। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और मझवा के चुनावी इतिहास को खंगालते हैं, ये समझने के लिए कि आज की राजनीतिक स्थिति कैसे बनी और कौन से पैटर्न हैं जो बार बार उभरकर सामने आते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए, ये मझवा की बदलती किस्मत की कहानी कहती है। 2007 में समाजवादी पार्टी यहाँ 47% से ज्यादा वोट लेकर हावी थी। 2012 में बीएसपी ने जीत हासिल की, लेकिन 2017 में एक बड़ा बदलाव आया। बीजेपी ने यहाँ जीत दर्ज की और सपा का वोट शेयर गिरकर सिर्फ 18.5% रह गया। 2022 में बीजेपी गठबंधन फिर जीता, हालांकि सपा ने वापसी करते हुए अपना वोट शेयर 28% तक पहुंचाया। ये उतार चढ़ाव दिखाता है कि यहाँ की राजनीति कितनी अस्थिर है। इस इतिहास से 5 पैटर्न साफ दिखते हैं। पहला, बीएसपी के कमजोर होने से एक राजनीतिक शून्य पैदा हुआ। दूसरा, बीजेपी की सफल राजनीतिक इंजीनियरिंग ने इस शून्य को भरा
तीसरा, बिखरा हुआ विपक्ष हमेशा सबसे मजबूत खिलाड़ी को फायदा पहुंचाता है। चौथा, सपा के वोट शेयर का उतार चढ़ाव एक अस्थिर सामाजिक गठबंधन की ओर इशारा करता है। और पांचवा, एक दिलचस्प पैटर्न है गंगा का बंटवारा, जहां नदी के दोनों किनारों का राजनीतिक मिजाज अलग अलग है। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। सवाल ये है कि पानी और रोजगार को लेकर इतनी गहरी स्थानीय नाराजगी होने के बावजूद चुनाव के दिन ये मुद्दे बेअसर कैसे हो जाते हैं? ऐसा क्या होता है कि पहचान की राजनीति शासन के जरूरी मुद्दों पर हावी हो जाती है? इस सवाल का जवाब ही मजवा की राजनीति की कुंजी है। अब तक हमने समस्या को समझा है, अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। ये खंड एक रणनीतिक ब्लूप्रिंट तैयार करने पर केंद्रित है, क्योंकि सिर्फ समस्या को समझना काफी नहीं होता, आगे का रास्ता बनाना पड़ता है। किसी भी रणनीति का पहला कदम होता है अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानना। विपक्ष के लिए ये स्वॉट विश्लेषण देखिए। ताकत है जमीनी स्तर पर एक स्थापित कैडर नेटवर्क। कमजोरी है गैर यादव गठबंधन बनाने में आने वाली मुश्किल। अवसर है स्थानीय विकास, खासकर पानी और नौकरियों को लेकर जनता में भारी असंतोष। और खतरा है बीजेपी निषाद का शक्तिशाली गठबंधन और उनका मजबूत नैरेटिव। इस विश्लेषण के आधार पर वापसी की रणनीति 4 स्तंभों पर टिकी है। इसे हम चतुर्मुख रणनीति कह सकते हैं। पहला है चुनावी मोर्चा, जिसमें बूथ प्रबंधन और सही गठबंधन बनाना शामिल है। दूसरा है संगठनात्मक मोर्चा, यानी कैडर की ट्रेनिंग और माइक्रो प्लानिंग। तीसरा और सबसे अहम, नैरेटिव, एक ऐसी स्थानीय कहानी गढ़ना जो लोगों के दिलों को छुए। और चौथा है संसाधन, यानी पैसे का सही इस्तेमाल और स्वयं सेवकों को एकजुट करना। और नैरेटिव की जब बात आती है तो उसे बहुत साफ और केंद्रित होना चाहिए। एक सामान्य संदेश से हटकर एक विशिष्ट और प्रभावशाली नैरेटिव बनाने की जरूरत है। ये नैरेटिव होना चाहिए पानी, किसान, रोजगार। ये 3 शब्द मजवा की सबसे गहरी चिंताओं को समेटते हैं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक वादा होना चाहिए जो लोगों की जिंदगी की हकीकत से सीधे जुड़ता हो। तो अब हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है, लेकिन रणनीति कागज पर नहीं, जमीन पर जीती जाती है। चलिए इस ब्लूप्रिंट को एक ठोस समय सीमा वाली कार्ययोजना में बदलते हैं। ये है चुनाव के दिन तक पहुंचने के 90 दिनों की सीढ़ी। चुनाव से 90 दिन पहले मजवा डिकोडेड सर्वे शुरू करें ताकि जमीन की नब्ज पता चले। 60 दिन पहले पानी के संकट पर केंद्रित एक बड़ी रैली करें। 30 दिन पहले सामुदायिक संपर्क और विरोधी दल के दावों का जवाब देने में तेजी लाएं। 15 दिन पहले बूथ कार्यकर्ताओं को तैनात करें और एक गारंटी कार्ड जारी करें। और आखिर में चुनाव के दिन पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मतदाताओं को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक लाने पर हो। और इस 90 दिन की योजना में जब हम लोगों तक पहुंचते हैं तो एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जिम्मेदार पहुंच। हर संवाद में लोगों की निजता और सहमति का सम्मान होना चाहिए। लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि सार्वजनिक संवाद के स्तर को ऊपर उठाना भी है। भारत के कानूनों के तहत सहमति सर्वोपरि है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या सबक मिलते हैं? ये सिर्फ एक चुनाव की कहानी नहीं है, ये जनता केंद्रित शासन के लिए एक विजन की कहानी है। एक शांत चेतावनी के साथ ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। उम्मीद कोई रणनीति नहीं होती। एक ब्लूप्रिंट एक रणनीति है। बिना वैज्ञानिक और अनुशासित दृष्टिकोण के विपक्ष के प्रयास शायद सफल नहीं होंगे। सिर्फ उम्मीद करने से बदलाव नहीं आएगा, उसके लिए एक ठोस योजना और उस पर अमल करने का संकल्प चाहिए। तो मजवा के लिए अंतिम सपना क्या है? यह एक ऐसी राजनीति का सपना है जो जवाबदेह हो और लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करे। एक ऐसा विधायक जो शासक नहीं बल्कि मुख्य सेवा प्रदाता हो। एक ऐसा शासन जिसे नारों से नहीं बल्कि नतीजों से मापा जाए। क्या नहरों में पानी आया? क्या युवाओं को रोजगार मिला? क्या नेतृत्व पर भरोसा बहाल हुआ? असली जीत इन्हीं सवालों के जवाब में है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य, पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।